हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं फिर बहुत सख्त, तल्ख और कुछ कड़वी बातें करूँगा। आज की बात में है जो हमारे मुस्लिम पॉलिटिशियंस इन सेकुलर पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, तो इसी बारे में बात करनी है। जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं लाइक समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, उनके जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें इन पार्टीज ने एज ए मुस्लिम फेस प्रोजेक्ट किया, लाइक आज़म खान इन समाजवादी पार्टी, कुछ दिन पहले तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी, गुलाम नबी आज़ाद इन कांग्रेस। इस तरह के ना जाने कितने लीडर्स हैं। इन पार्टीज ने इन्हें एज ए मुस्लिम फेस प्रोजेक्ट करके मुसलमानों का वोट लिया, और ना ही तो ये पार्टीज इनके लिए सीरियस और सिंसियर थी और न ही मुस्लिम कम्युनिटीज़ के। लेकिन ये पॉलिटिशियंस भी ये इलेक्शन लड़ते थे मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों से वोट लेते हैं कि भाई को वोट दो, भाई को एमएलए बनाओ, भाई को एमपी बनाओ। लेकिन इनका एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुसलमानों से कोई किसी तरह का रिश्ता या लेन देन नहीं रहता, सिर्फ वोट लेने तक रहता है। कभी भी ये लोग पार्लियामेंट हो या असेंबली में हो, जो मुस्लिम रिलेटेड मैटर्स हैं, जो उनके साथ जुर्म और ज्यादतियाँ होती हैं, उस पर अपनी आवाज़ नहीं उठाते। फॉर एग्जाम्पल, आज़म खां को 2010 में जब मुलायम सिंह जी ने इन्हें पार्टी से बाहर कर रखा था, उस वक्त आज़म खान साहब को सब बुराइयां समाजवादी में नज़र आ रही थी, और मुलायम सिंह साहब के लिए भी जो ज़बान इस्तेमाल की थी वो कोई अच्छा आदमी नहीं कर सकता। एंड आई थिंक एंड आई ऑल्सो नो ही ट्राइड टू एंटर टू ज्वाइन अदर पार्टीज बट नन। उस वक्त अदर में कौन था? बीएसपी और कांग्रेस। उन्होंने इन्हें एंटरटेन नहीं किया। फाइनली ये वापस आए समाजवादी में, इलेक्शन लड़े, और समाजवादी को भी यह गलतफहमी थी कि मुसलमान वोट इनकी वजह से ही मिलता है, जो मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा नहीं था। इन्होंने पहला ही काम ये किया 2012 में जब इनकी हुकूमत आई, कि जो 1000 से ज़्यादा वहाँ आरा मशीनें थी रामपुर में, जिसमें हज़ारों लोग काम करते थे, मजदूर लेबर, सबको लॉक करा दिया, शट डाउन करा दिया। उससे हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए, और जो लोगों का बिजनेस था वो ठप हो गया। ये बहरहाल आप कुछ लोग कह सकते हैं गलत प्रोपेगेंडा, ये मालूमात की जा सकती है रामपुर के लोगों से जाकर के। कुछ लोग अच्छे भी रहे हैं समाजवादी में, चूँकि समाजवादी के साथ बाय एंड लार्ज शुरू में लोग बीएसपी से भी जुड़े हुए थे, उतने ही समाजवादी से। लेकिन बीएसपी धीरे धीरे एक्सपोज होती गई और नसीमुद्दीन साहब को बाहर किया। जब बाहर किया तो नसीमुद्दीन के साथ एक भी बीएसपी का मुसलमान एमएलए या करता धरता खड़ा नहीं हुआ। वही हाल आज़म खां था जब उन्हें मुलायम सिंह जी ने निकाला। 60-65 मुसलमान एमएलएज थे, एक ने भी इनकी सपोर्ट में रिज़ाइन नहीं किया था। तो ये तो है इनका मुस्लिम फेस होना। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जिस तरह से पैसा कलेक्ट किया,
ख़ास तौर से मुस्लिम बिजनेसमैन और मुस्लिम ऑफिसर से उन्हें टॉर्चर किया, धमकाते थे, बदतमीजी करते थे। और जो कहना है, जो मायावती क्लेम करती है या बीएसपी के लोग, कि उनका कुछ पैसा लेकर के वो वहाँ से भागे। लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स से ट्रेड कहीं ना कहीं जाना था, तो कांग्रेस ने इन्हें बड़े हाथ करके ज्वाइन करा दिया। कांग्रेस को चाहिए इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में ना रखे। तो वही मेरा कहना है कि अब आइए आप गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद का जब राज्यसभा की मेंबरशिप ख़त्म हुई तो पार्लियामेंट में आप भाविक हो गए, मोदी जी के गले लगे और ये समझते थे कि कांग्रेस इन्हीं के कंधों पर चल रही है और जम्मू कश्मीर में ये जाने क्या से क्या कर देंगे। कांग्रेस ने शुरू से गलत किया कि इस जैसे लोगों को प्रोजेक्ट किया। दे आर नॉट लॉयल टू एनीबडी। ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, सिर्फ अपना और अपना भला करते हैं। ये ना कम्युनिटी के हैं ना पार्टीज के हैं। क्या हुआ गुलाम नबी आज़ाद का? कुछ लोग बड़े खुशी खुशी उन्हें ज्वाइन किया शुरू में कि शायद बहुत बड़ा, चूँकि लोगों को असलियत का पता ही नहीं होता। और बदकिस्मती ये है, हम लोग किसी सच्चाई बोलने को तैयार नहीं जो लोगों तक जाए। हम डरते हैं या लिहाज करते हैं या ये कि भाई अच्छी बात नहीं किसी की बुराई करना। लेकिन जो पब्लिक फिगर हैं उनके बारे में पब्लिक के अंदर बातें आनी चाहिए। गलत नहीं है, गलत प्रोपेगेंडा ना हो, गलती भी हो सकती है बताने वाले की, उसे वेरीफाई किया जाए और अगर वो गलत है तो कहने वाले को माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए कि हाँ ये मुझसे गलती हुई। लेकिन उनकी सच्चाई, चूँकि दे आर पब्लिक के लोग हैं, पब्लिक को उनके बारे में, उनके करैक्टर के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसा होता नहीं चूँकि लोग लिहाज करते हैं। अभी अभी समझिए 14 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है जिसमें लिखा है, हाउ आजम खान्स लेटर फ्रॉम जेल हैज कास्ट ए शैडो ऑन एसपी कांग्रेस टाइज। यानी आजम खान साहब ने जो एक ख़त लिखा है जो कि रामपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लेटर हेड के ऊपर जेल से, और उसे पब्लिक कर दिया गया। तो उन्होंने आजम खान साहब ने उसमें अपना दुख जाहिर किया है और समाजवादी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। अब चार्ज देखिए वो क्या कहते हैं। ही आस्क्ड टू, उन्होंने अपनी पार्टी से कहा, बल्कि इंडिया गठबंधन से कहा, टू रेज द इशूज ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट मुस्लिम्स इन रामपुर। क्या मुस्लिम्स के अगेंस्ट सिर्फ रामपुर ही में एट्रोसिटीज़ हो रही हैं? यूपी या हिंदुस्तान में नहीं हो रही है? और ये वो आदमी कह रहा है जो 2013 में बीजेपी और समाजवादी ने मिलकर के मुजफ्फरनगर में कम्युनल राइट्स कराए, इसलिए कि दोनों परेशान थे। वहाँ मुसलमान और जाट मिलकर के एक जाट लीडरशिप खड़ी होती थी, चरण सिंह को सीएम से पीएम तक लेके गए, इन दोनों का गठबंधन। तो उसे तोड़ने का प्लान कांग्रेस का, अब एक बीजेपी का भी था और समाजवादी का भी था, और उसे ही सामने रख करके 2013 के इलेक्शन हुए, 2013 में कम्युनल राइट्स हुए। और उस ज़माने में आजम खान साहब 20-30 लोगों का, मिनिस्टर्स एंड एमएलएज का एक पार्टी लेकर के यूरोप के दौरे पर गए हुए थे, जबकि लोग सर्दी की ठंड में टेंट्स के अंदर पड़े हुए थे, अपने ही जिले के अंदर रिफ्यूजी बने हुए थे। तब उन्हें एट्रोसिटी नज़र नहीं आ रही थी। और जब दुनिया भर का मीडिया वहाँ आने लगा उन टेंट्स में, उन डिस्प्लेस्ड लोगों को देखने मुजफ्फरनगर के में, तो समाजवादी गवर्नमेंट ने रात के 2 बजे बुलडोजर चलवा दिया कि बाहर का मीडिया देख ना पाए, और उन्होंने वहाँ से डिस्प्लेस किया। तब आपको एट्रोसिटी नज़र नहीं आई। तो देखिए सिलेक्टिव बात नहीं चलेगी। अब आजम खान को
का दुख जायज़ है कि वो जेल में है। जो पार्टी को जितना बड़ा उन्हें लीडर समझा जाता था और जितने बड़े थे, तो अगेन आई विल से कि मुसलमानों के लीडर नहीं थे बल्कि एसपी के लीडर थे, और एसपी ने ही उन्हें मुस्लिम लीडर प्रोजेक्ट कर रखा था। तो उनके साथ तो खड़ा होना चाहिए था। साथ तो क्या खड़े होते, जो 2024 में इलेक्शन हुआ उसमें जिन्हें आजम खान साहब चाहते थे टिकट मिले, उन्हें नहीं दिया गया, और जो उनका मुखालिफ था मोहिबुल्लाह, उसे टिकट दिया। ये पार्टी ने उनके साथ किया। अब आजम खान ने क्या किया, जो एसटीए खान साहब मुरादाबाद के सिटिंग एमपी थे, उन्हें टिकट नहीं देने दिया और अपनी एक करीबी मोहतरमा को टिकट दिलवाया। तो वो जो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ मुस्लिम, उनका ये भी चार्ज है कि रामपुर के अंदर मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मोहिबुल्लाह जो इलेक्शन लड़े हैं वो 90,000 वोट से जीते हैं, तो लीडरशिप कहाँ से ख़त्म हो गई? ये कहिए कि आजम खान साहब या उनकी फैमिली को सर्टेनली समाजवादी ख़त्म करना चाहती है और वो कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आजम खान को भी देखिए, क्या रामपुर में कोई दूसरा मुसलमान, जब मुसलमान की बात कर रहे हैं, इस काबिल नहीं था वो एमएलए एमपी बने? बीबी मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा की मेंबर, आप पार्लियामेंट के मेंबर, बेटा एमएलए, और एक बार कुछ साल पहले एक राज्यसभा में सीट इलेक्ट होना था यूपी से, उसमें आप मध्य प्रदेश से मुस्लिम कैंडिडेट लाए और उसे भेजा। क्या पूरे यूपी में कोई मुसलमान इस काबिल नहीं था कि उसे आप राज्यसभा में भेजते? तो ये आपकी हमदर्दी। तो जहाँ तक मुस्लिम लीडरशिप का रामपुर में मामला है, वो सिर्फ आप अपनी बात करिए, मुस्लिम लीडरशिप की मत करिए। ना मुसलमान कोई लीडर है, ना था और ना है, वो सिर्फ दलाल हैं, दलाली करते हैं इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की। जो मैं बार बार कहा कि हिंदुस्तान में ना कोई सेकुलर पार्टी है ना कम्युनल पार्टी है। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने की टैक्टिक्स हैं, पावर में आने की टैक्टिक्स हैं। बीजेपी है नो ऑप्शन, चूँकि बीजेपी को मालूम है कि मुसलमान वोट जो है वो तो उन्हें मिलना नहीं, लिहाजा वो मुसलमान को डराती है, दहसाती है, टॉर्चर कर रही है। इलेक्शन सी में देखिए, क्या समाजवादी या बीएसपी या कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीतती है? लेकिन जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी गांव थे या टाउन्स थे या सिटीज़ थे, वहाँ जिस तरह से पुलिस का आतंकवाद हुआ कि किसी को वोट नहीं डालने दिया। वोट तो हिंदू भी देते हैं तभी जीतते हैं, सिर्फ मुसलमानों के वोट से तो कोई जीतता नहीं। लेकिन बीजेपी को चूँकि ये दिख रहा है कि मुसलमान तो हमें मिलना ही नहीं, और जगह मिक्स होता है, वहाँ कहीं पुलिस नहीं रोकती किसी को वोट डालने से। सिर्फ मुस्लिम लोकेलिटीज़ में, विलेजेस में या सिटीज़ में या गांव में पुलिस मुसलमानों को रोकती है, और इसके सबूत सब जगह से आ रहे हैं। तो क्यों मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? क्यों आप दलाली कर रहे हैं? और ये पार्टीज आपके लिए कहीं बचाने को खड़ी नहीं होती। संभल में जो हुआ, संभल तो एक बहुत स्ट्रांग होल्ड था मुसलमानों का, जिस तरह से वहाँ हो रहा है, नो डाउट हिंदू सेकुलर खड़ा हो रहा है और इतनी ईमानदारी के साथ बात कर रहा है और बोल रहा है कि कोई मुसलमान भी नहीं बोल सकता, और वैसे मुसलमान की आवाज़ में दम ही नहीं है, बोल रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ पोलराइजेशन का मामला है, अपना वोट बैंक को एक जगह रखने का मामला है। और जहाँ तक अपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे मैंने अभी पहले कुछ कहा भी कि इंडिया गठबंधन खतरे में है, इट इज इन डेंजर। जितनी अपोजिशन पार्टीज है रीजनल, चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी हो, लालू जी हो, अखिलेश हो, शरद पवार हो, सब कह रहे हैं ममता जी को कोऑर्डिनेटर बनाया जाए। क्यों? चूँकि राहुल करप्शन का इशू उठा रहा है, बार बार वो अडानी की बात कर रहा है, और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व है। तो ये नहीं चाहते कि करप्शन का इशू उठाया जाए
और इसकी लड़ाई लड़ी जाए। लिहाजा ये कांग्रेस को वीक करना चाहते हैं। साथ साथ इन्हें यह भी खतरा है कि अगर कांग्रेस ऊपर आती है, पॉपुलर होती है, तो इनका ग्राफ नीचे जाएगा। तो यहाँ ना कोई मुल्क की सोच रहा है, ना कोई कम्युनिटी की सोच रहा है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने खानदान का सोच रहे हैं। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, मुल्क के हर कोने में है। तो जहाँ तक कोऑर्डिनेशन का मामला है, कांग्रेस कमियां हैं उसमें, आई एम नॉट सपोर्टिंग कि वो बड़े साफ सुथरे हैं, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा एलिजिबल कोई भी नहीं है कोऑर्डिनेटरशिप रखने के लिए। तो ये जो आवाज़ अब उठ रही हैं, और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इंडिया गठबंधन आखिरी सांस ले रहा है। राहुल, उनकी बहन, अम्मा बेहद ईमानदारी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन अभी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, गाँव लेवल पर या इतने वर्कर्स नहीं है कि वो 27 या 29 में इलेक्शन अपने से जीत सकें। लिहाजा होगा क्या, इंडिया गठबंधन जितनी कांग्रेस की मजबूरी है, उससे ज़्यादा इन रीजनल पार्टीज़ की मजबूरी है। अगर ये नहीं रहता तो ये भी हारेंगे और ये दुनिया हिंदुस्तान के पॉलिटिकल मैप से गायब हो जाएंगी। कांग्रेस तो रहेगी, नेशनल पार्टी है, 27-29 में नहीं आएगी तो 34 में आएगी, और ये अपने ही वजन से गिरेगी। कोई दुनिया भर जिंदगी भर रहा ना रहेगा। वही चीज़ आपकी हिंदुस्तान में भी हो रही है। जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह से एक हेट्रेड क्रिएट की गई है, और हेट्रेड क्रिएट करके दहशत दिखा करके 15% की लोगों को इकट्ठा किया गया है, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जब आप सबको हिंदू कहते हैं तो मनुस्मृति के बारे में भी आप अपना स्टेटमेंट दीजिए कि उसके बारे में आरएसएस और बीजेपी की क्या सोच है। मनुस्मृति याद रखिए, जो पैदा होते ही बंटवारा कर देती है लोगों में, और ये कहते हैं एक रहो। एक आप अपने ही वजन से आप गिरेंगे, किसी को गिराने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए फर्दर, आजम खान साहब अपने लेटर में कहते हैं, ही से कंट्री लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी कैन नॉट बी जस्ट यूज्ड एज ए वोट बैंक बाय दोज हु कॉन्स्पायर अगेंस्ट इट। जरा गौर करिए, बाय दोज हु कॉन्स्पायर अगेंस्ट इट, यानी मुसलमानों को वो ये पार्टी अपने वोट बैंक, वो पार्टी वोट बैंक ना ट्रीट करें जो इनके खिलाफ साजिशें करती हैं। तो ये साजिश अब शुरू हुई है। आप तो 40-50 साल समाजवादी में रहे हैं, आपके टाइम में कोई साजिश नहीं थी। आज ही याद आ रही है कि मुस्लिम इज ए सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी जिसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो ये सब बातें बेमायने हैं। मुसलमानों के लिए तो मेरा एक ही मैसेज है, मैं भी 40 साल तक इसका मुखालिफ रहा कि मुसलमान अपनी लीडरशिप खड़ी करें या पार्टी खड़ी करें, क्योंकि मैं भी यही कहता था कि भाई मुसलमान आप इतने 15% कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे जीतेंगे, आप क्या करेंगे। लेकिन जिस तरह की इंडिया की पॉलिटिक्स है, नंबर 1, बीजेपी आपको टारगेट सिर्फ इसलिए कर रही है कि आप इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के एजेंट्स हैं, उनके दलाल हैं, उनका वोट बैंक है। पहली बात तो ये। नंबर 2, जब आप अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, मैं अभी शुरू कहूँ, आपका अपना लीडर हो, अपनी पार्टी हो, और वो लीडरशिप ये तय करेगी कि हम किसे अलायंस करें, और हर पार्टी इवन बीजेपी आपके पास आएगी कि आप हमसे अलायंस करिए। एक मिनिमम प्रोग्राम बनाए। अगर बीजेपी उस सब हेट्रेड के मामलात को छोड़ेगी तो हमें भी कोई प्रॉब्लम इसके साथ जाने को नहीं है। आखिर कब तक आप इनका वोट बैंक बन करके कत्लेआम अपना कराते रहेंगे। कुंदर की में क्या हुआ, मुरादाबाद सीट पर 62% मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन बाई इलेक्शन में बीजेपी जीती। चूँकि एक तो आप ही बेईमान और चोर और खुदगर्ज हैं। जहाँ भी एक मुस्लिम मेजोरिटी सीट होगी वहाँ
25 मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर देंगे, डिफरेंट पार्टीज भी और आप खुद भी खड़े होते हैं। यूपी में 100 सीट्स ऐसी हैं जहां मुसलमान 30 से 50% है, तो 100 में आप 50 तो जीत सकते हैं। तो आप अपनी पार्टी खड़ी करिए, और आपके पास ऑलरेडी पार्टी है AIMIM, आपके पास लीडर है ओवैसी, जिसे ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के मेंबर्स, पॉलिटिशियन, मुसलमान, हिंदू नहीं कह रहा, मुसलमान कह रहे हैं कि वो तो बी टीम है, इन्हें BSP नहीं दिखती कि बी टीम है, इन्हें समाजवादी नहीं दिखती कि बी टीम है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा हर जगह कैंडिडेट खड़ा करके सेकुलर वोट का डिवीज़न करती है। लेकिन इन्हें दिखता है ओवैसी, चूँकि इन्हें खतरा है इनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर वो पॉपुलर होता है, वो आता है। ही इज़ नॉट अ सेंट। और सिर्फ हिंदुस्तान में अगर आपके इश्यूज को कहता है ईमानदारी के साथ, तो उससे ओवैसी बोलता है। तो मेरा एक, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, शेरवानी साहब है समाजवादी पार्टी में, सलीम शेरवानी साहब निहायत ईमानदार, साफ सुथरे, अच्छे आदमी हैं। आप उन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें कहीं से टिकट इलेक्शन नहीं, जहां उनका राइट है, जहां मेजोरिटी जीतने की उम्मीद है, आप वहां उन्हें टिकट नहीं देते हैं। तो ऐसे हैं 2-4, लेकिन वो बहुत कम नंबर है, एंड दे आर बीइंग साइड लाइन्ड। तो इसलिए आप दलाली छोड़ें, जो पिटाई हो रही ये भी भूल जाइए। अब मुसलमानों के लिए मैसेज है, चाहे कांग्रेस पावर में आए, चाहे समाजवादी पावर में आए, चाहे RJD आए, जो आपके पुराने दिन वो वापस नहीं आने हैं। अगर आप ये ख्वाब देखते हो, चूँकि हर पार्टी को 85% हिंदू है, 15% मुसलमान है, वो सिर्फ मुसलमान के वोट पर नहीं जीतेगा, उसे हिंदू वोट भी चाहिए। और हिंदू के दिल में वो हेट्रेड क्रिएट ऑलरेडी कर दी कि जिसे 50 साल लगेंगे अगर सही डायरेक्शन में सही गवर्नमेंट आती रही निकलने में। तो आप ये जो प्रेजेंट नस्ल है 40-50 साल तक की उम्र के, वो ये भूल जाए कि उनके मरने तक अगर गवर्नमेंट बदल भी गई तो हालात बदलेंगे। हालात नहीं बदलेंगे, आपको गले कोई नहीं लगाएगा, आपका वोट सबको चाहिए, आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे कहना है, टैक्टिकल वोटिंग करिए, अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए और अपने कैंडिडेट्स खड़े करिए अंडर द लीडरशिप ऑफ ओवैसी। बाकी जहाँ उनका कैंडिडेट नहीं, जो अच्छा कैंडिडेट हो, चूँकि अच्छे BJP में भी हैं, अच्छे BSP में भी होते हैं, कुछ अच्छे समाजवादी में भी। BSP की लीडरशिप इज़ 100% डिस्क्रेडिटेड, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ कैंडिडेट्स उसके भी जो खड़े होते हैं वो अच्छी सोच के हैं, लेकिन मजबूरी वही है, वो अच्छी सोच के हैं होते हुए भी उन बेचारों को बोलने ही नहीं दिया जाता। कुंवर दानिश के साथ क्या हुआ था, जो एक बार वो बोल पड़ा पार्लियामेंट में, उसे हटा दिया गया लीडरशिप से। पार्लियामेंट में जो BSP का वो लीडर था, उसे स्पोक्स पर्सन से हटा दिया गया। तो मायावती के यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं। मायावती का तो काम यह है कि मुसलमानों से पैसा लेके कमज़ोर करो और वोट का बिखराव करो, जिससे कि BJP का फ़ायदा हो। तो मुझे ये आज की बात में कहना था, मुसलमानों को होश में आना चाहिए, वो कोई एग्रेसिव बात या हेट्रेड की बातें ना करें, बहादुरी ना दिखाएं, BJP हराओ का नारा ना दें। आपके लिए BJP, समाजवादी या दूसरी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, वो सिर्फ आपका वोट चाहिए, उन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। और जब आपकी ठुकाई होती है तो वो नाचते हैं, वो कहते हैं अब ये जाएगा कहाँ, अब तो ये रहेगा हमारे साथ। तो ये मुझे कहना। और BJP इसलिए ठुकाई करती है कि वो ठुकाई करके 85% जो वोट है उसे एक जगह लाती है, पोलराइज करती है, तो दोनों का फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच।